हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। आपके सीटेट 2016 का सॉल्व पेपर लेकर आए हुए हैं, जो आपका पेपर सेकंड यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागॉजी से संबंधित है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट भी करिए, क्योंकि कमेंट करेंगे कि आपको सीटेट की क्लास चाहिए या सुपर टेट या टेट की, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर सीटेट में आपको डिस्क्रिप्शन में टॉपिक चाहिए तो टॉपिक को डिस्क्रिप्शन में पाने के लिए आप किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आपको डिस्क्रिप्शन में यानी एक्सप्लेनेशन में सीटेट का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आप एक बार कमेंट करिए जिस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस सेट इसलिए रखा है 30-30। अगर आप 30 डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे 30 क्वेश्चन के साथ, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं आपके, पाँचों सब्जेक्ट करेंगे प्लस साइंस और मैथ आपका कॉमन रहेगा और 5 सब्जेक्ट आपके जो हैं। तो आपका अगर दोनों पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आप इस चैनल में जुड़ सकते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम अच्छे से क्रैक होंगे आपको और आप अच्छे से सफलता पाएंगे। और दोनों पेपर के लिए आपको सिर्फ क्योंकि अगर 2 पेपर आप देंगे तो 10 सब्जेक्ट हो जाएंगे टोटल, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट है मैंने एक बार बताया है वीडियो में, आप जा सकते हैं मैंने कैसे बताया था। तो कॉमन सब्जेक्ट पे आपको एक ही बार मेहनत करनी पड़ेगी, और जो आपका साइंस ग्रुप का है तो साइंस मैथ पे फोकस करेगा, और जो आर्ट ग्रुप का है जीएस पे फोकस करेगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए और कमेंट करिए दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 30 क्वेश्चन के लिए आप टाइम निकाल के बैठिए, क्योंकि इसको एक्सप्लेनेशन देने में भी टाइम लगता है। तो ये सॉल्व पेपर है एक तरीके से। पहला क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो पहला ऑप्शन कहता है भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए तो अगर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती, विविधता को दर्शा रही है, तो भिन्नताओं को स्वीकार करके ही और उसे महत्व देकर ही ये काम, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड इज बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तो ये भी बात इसकी सही होगी, क्योंकि बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में भी प्रयोग करके आप विविधता को दर्शा सकते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो बी इज राइट आंसर और ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित कर जो अधिगम शैलियां हैं उनको अगर हम समायोजित एकत्रित कर दें तब भी हम विविधता को संबोधित कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फिर ऑप्शन दिया गया है और डी कह रहा है मानक निर्देश होकर और निष्पादन है सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। तो ऐसा नहीं है कि आप सर्वमान्य मापदंड जो निर्धारित करेंगे उसके आधार पर हम विविधता को संबोधित कर सकते हैं। हम विविधता को कई रूपों में संबोधित कर सकते हैं। तो नीचे क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कौन सा हमने बताया है, फर्स्ट इज यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर, उस पर जाते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट इज राइट आंसर एंड सेकंड इज बी राइट आंसर और सी भी राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी ए, बी और सी। तो इसमें हम एक शिक्षिका अपनी कक्षा में किसको दर्शा सकती है, दर्शा सकती है कि भिन्नताओं को स्वीकार करके भी और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में अपना करके। और नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी, हम उस पर एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई में
ढका रखने को कहती है। मतलब कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस प्रकार के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। छुओ और देखो मतलब छुओ और अनुभव करो, तो इसमें ऑप्शन पहला क्या दिया है, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी नहीं, जो समाज से वंचित हैं उन पे कतई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज रॉन्ग आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि ये नहीं हो सकता आपका। सेकंड, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, जो देखने में सक्षम नहीं है वही छुएंगे वस्तुओं को और वही अनुभव करेंगे। तभी ये कहा शिक्षिका ने कि छुओ और अनुभव करो। तो इसमें दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी आ सकते हैं। तो सेकंड इज राइट आंसर और फर्स्ट इज रॉन्ग आंसर। देन थर्ड देख लेते हैं, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, तो सुनने वाले तो आएंगे नहीं, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। डी इज सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी, ये भी नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो तो उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। तो ये प्रतिभाशाली बच्चे कि उनके व्यवहार आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग आंसर। कौन सा, आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते हैं। जो प्रतिभाशाली बच्चे के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम क्या है, आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित नहीं करते हैं, ये रॉन्ग आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं। उन्हें अधिगम के न्यूनतम यानी जो सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम होंगे, अगर उनमें न्यूनतम मानकों का काम करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, तो ये भी बात गलत है। न्यूनतम मानक होंगे तो आपको उपहार और पुरस्कार का उपयोग होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता, तो इसमें भी सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम नहीं होता, ये भी सबसे अच्छा। ऑप्शन नंबर डी इज उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। जो उनके चिंतन को प्रेरित करके, जो सोचते हैं समझते हैं, उन्हें प्रेरित करके उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर दिया जाए। अगर वो उसी में व्यस्त रहें तो और अच्छा उनका शैक्षिक कार्यक्रम हो सकता है सबसे अच्छा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। प्रतिभाशाली बालक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और सूचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो उनको सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं, तो ऐसे बालकों को सामान्य शिक्षा के साथ साथ ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए जो उनके चिंतन को प्रेरित करे, उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर दें, ताकि वे अपनी विशेष योग्यताओं के कारण अधिक ज्ञान का अर्जन कर सके। अगर उन्हें व्यस्त रखोगे जिसमें वो अभी प्रेरित हो रहे हैं, तो वो अधिक ज्ञान की ओर जाएंगे। किसमें जाएंगे, अधिक ज्ञान की ओर जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, विशेष जातियों, अगर विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर विद्यार्थी विद्यालय में है तो उसकी असफलता के बारे में कौन सा कथन सही होगा। तो फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर ए, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हमें समान अवसर मिलता है। तो विशेष जाति कहाँ से हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर, क्योंकि इसमें किसी जाति धर्म भेदभाव ना किया जाए शिक्षा के साथ। तो विशेष जातियों और समुदाय से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनमें योग्यता नहीं होती। ऐसी बात नहीं, क्योंकि समान अवसर दिए जाते हैं तो समान योग्यता होती है। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं
क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। अगर पुरस्कार नहीं देंगे तो क्या विद्यार्थी हमेशा असफल होगा? ये भी रॉन्ग है। अगर आप टाइम पे उन्हें पुरस्कार दे सकते, सबको तो पुरस्कार मिल नहीं सकता, तो विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं, तो इसका कारण ये उपयुक्त नहीं होगा। ऑप्शन ए और बी इज रॉन्ग आंसर। देन सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उसे तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। अगर भाई ये माना जा सकता है कि विद्यार्थी तब असफल हो सकते हैं जब उन्हें शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो, मतलब जैसा उनको चाहिए वैसा शिक्षण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो माना जा सकता है कि विद्यार्थी असफल होते हैं उस बाधा के कारण जिसमें शिक्षण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों को का ध्यान नहीं रखती। तो ये भाई पर्टिकुलर ऐसा नहीं असंभव है, क्योंकि अगर प्रत्येक बच्चे को अगर विद्यालय में व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती, ये भी बात कुछ हद तक सही हो जाती है। समानता का तो अवसर मिलता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आवश्यकताएं और अभिरुचियों को ध्यान नहीं रख पाती है क्योंकि इतने सारे विद्यार्थी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग आंसर और सी और डी इज राइट। फिर पूछा गया है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए और बी तो होगा नहीं, और बी और डी, क्योंकि आपका बी है और डी है तो एक तो मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सी और डी होगा, बी और सी भी नहीं होगा, जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा तभी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी इज राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सी टेट में आप लेटेस्ट रहे हैं, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन दिया जा रहा है। जब आप अच्छे से तार्किक बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तभी आप ऑप्शन सही उपयुक्त कर पाएंगे। उपयुक्त के लिए आपको सिर्फ मार्ग पथ प्रदर्शक की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट करना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आपको आशा है कि क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आ रही होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी उनके बिल्कुल भिन्न। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? जब दो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल भिन्न अर्थ लगा रहे हैं, तो उनके बारे में सही क्या है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। तो भाई संभव हो सकता है, अर्थ लगाया जा सकता है, अगर किसी की सोच दूसरी है किसी की सोच दूसरी है तो ये संभव है, तो ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, संभव नहीं कि वह विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। क्यों संभव नहीं? संभव है, दोबारा पढ़ा जा सकता है, वो क्या अवतरण दोबारा से पढ़ा जा सकता है, तो ये भी रॉन्ग आंसर होगा। दूसरा सी ऑप्शन, संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरणों को समझाया नहीं है। तो समझाया तो सबको है लेकिन अर्थ कोई बिल्कुल भिन्न भिन्न अर्थ लगा रहे हैं, तो इसमें संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, समझाया गया है तभी ये अवतरण का अर्थ भिन्न भिन्न लगा रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग आंसर। तो अगला डी नंबर ऑप्शन है, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो सबके मत अलग अलग होते हैं और सबका अधिगम अलग अलग होता है, सोचने की बुद्धि भी सबकी अलग अलग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। कोई किसी अवतरण से किसी रूप में प्रभावित हुआ, कोई किसी रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो आपको मैंने बताया था कि एनसीएफ 2005 एक बार अच्छे से पढ़िएगा, हर प्रैक्टिस सेट में आपको मिल रहा है। मैंने आपको एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट कराया था सॉल्व, आप वीडियो में जा के देख सकते हैं, तो उसमें भी एनसीएफ का एक क्वेश्चन था। तो आपको एनसीएफ 2005 छोड़ना नहीं है सीटेट में, तो अच्छे से पढ़ना है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में,
अब इसमें सक्रिय और सरल है, और दूसरा ऑप्शन है सक्रिय सामाजिक है, तीसरा है आपका निष्क्रिय सरल, चौथा है निष्क्रिय सामाजिक। तो अगर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, तो सक्रिय नहीं होगा तो अधिगम में जो पाठचर्या है उसको कैसे निरूपित करेगा? तो सक्रिय तो है, ऑप्शन ये स्वभाव में सक्रिय है और सरल भी। अगर उसके रूल देखा जाए तो सक्रिय भी है और सरल भी है। तो इसका एक बार एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और युक्तियों को समृद्ध करना होना चाहिए। मतलब आप बच्चों को इस प्रकार सिखाएं कि वो उनको सरल लगे और वो युक्तियों को अच्छे से समझ लें। इसके लिए प्रत्येक साधन का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि बच्चा स्वयं सक्रिय होकर अधिगम करे। ऐसा साधन का उपयोग करना चाहिए कि बच्चे को रुचि लगने लगे उसी में, वो सक्रिय हो जाए और अधिगम करने लगे, तथा पाठ्यक्रम की रूपरेखा बच्चों के मनो अनुकूल, सहज व सरल हो। बच्चों के मन के अनुकूल पाठ्यक्रम सरल और सहज हो। तो ये एक्सप्लेनेशन है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और देखते हैं, अब जल्दी थोड़ा करते हैं फास्ट, क्योंकि आपको टाइम ना होगा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का। 30 क्वेश्चन है तो टाइम लगता है दोस्तों। तो आप धैर्य के साथ स्किप मत करिएगा, वीडियो बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपको धैर्य रख कर, तप रख कर ही पूरा आगे बढ़ना है। सीटेट क्वालिफाई करना है, जूनियर लेवल प्लस प्राइमरी लेवल दोनों करना है। तो आप जिसके पास प्रैक्टिस सेट नहीं है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कतें आ रही होंगी, तो मैं पूरा प्रोवाइड करूँगी, ये प्रॉमिस है कि मैं पूरा प्रैक्टिस सेट आपको सारे सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप इसी से यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, तो आपको डेली का डेली 30 क्वेश्चन मिलते रहेंगे हर टॉपिक पे जो आपके सीटेड एग्जाम में आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। तो बात सही है, पहला ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि मैंने बता दिया सॉल्व पेपर है तो इसमें मैं ऑप्शन बताऊंगी प्लस उसका तर्क दूंगी, क्योंकि एक संगठित तरीके से अगर जानकारी को प्रस्तुत किया जाए तो पुनः स्मरण करने में सब सरल होगा। अगर अच्छे तरीके से उसको संगठित कर लिया जाए तो वो बाद में पुनः स्मरण करने में सरल होगा। तो ये ऑप्शन इज फर्स्ट इज राइट आंसर। क्या रहा है? स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने में शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है कि आप संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करिए और उसके बाद पुनः स्मरण करने में सरल हो, ताकि विद्यार्थियों से या शिक्षार्थियों से अगर दोबारा से पुनः स्मरण करने को कहा जाए तो वो सरल हो, ऐसा आप संगठित जानकारी प्रस्तुत करें। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो चारों ऑप्शन आपको बताते चले। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तो हर सफलता के लिए पुरस्कार देंगे तो बच्चा के मन में थोड़ा वो रहेगा, जब बहुत अच्छा कार्य करे तो उसके लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें, ये भी रॉन्ग आंसर। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों की जानकारी प्रदान करना। छोटे छोटे भाग में क्या होगा, संपूर्ण जानकारी आप देंगे तभी विद्यार्थी अच्छे से रुचि लेंगे। तो डी इज रॉन्ग आंसर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें वे हों। मतलब कि अगर कोई शिक्षिका चाहती है कि विद्यार्थी उसके समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हों। क्या होना चाहिए उसमें? पूछना, भाई पूछना होगा तभी वो समस्या को जानेंगे, तभी उसका समाधान होगा। पूछना, तर्क करना, जब पूछेंगे उसमें तर्क करेंगे और तब निर्णय लेंगे। तो पूछना, तर्क करना और निर्णय जिनमें पूछना हो और तर्क करना हो और निर्णय लेना हो, वही समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लेंगे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देन
आपको बी आप देखें बहुविकल्पी प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्र, तो इसको कराने पे क्या होगा, आपका जो समस्या समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि आप बहुविकल्पी प्रश्नों में दे दिया तो उसका समस्या समाधान कैसे हो पाएगा, जब तक बच्चा जानेगा नहीं, पूछेगा नहीं, तर्क नहीं करेगा, निर्णय पर कैसे पहुंचेगा। तो फर्स्ट इज राइट आंसर, देन बी इज रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यय स्मरण, रटना और समझना। तो रटना या प्रत्यय स्मरण करने पर शिक्षार्थी आपका समझ नहीं पाएगा, उस समस्या तक पहुंच नहीं पाएगा अगर वो रटना प्रारंभ कर देगा, तो समस्या समाधान नहीं होगा, यानी रॉन्ग आंसर ऑप्शन नंबर सी। डी ड्रिल और अभ्यास, अभ्यास निरंतर करने पर समस्या का हल मिल पाना मुश्किल होता है। अगर अभ्यास निरंतर करेंगे तो समाधान तो मिल जाएगा, लेकिन समस्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा और निर्णय। ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप जल्दी थोड़ा फास्ट करते हैं आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की अवधारणाओं को जानना। तो पहला ऑप्शन कहता है शिक्षा की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। जब भाई कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की अवधारणाओं को आप जानेंगे तो क्या है, रुकावट पैदा करेगा, नहीं। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, क्योंकि उसका कार्यभार बढ़ता है, इसमें उसका कार्यभार बढ़ता है। शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इसमें उसका कार्यभार बढ़ता है। तो कार्यभार कैसे बढ़ेगा, जब आप उसकी अवधारणाओं को जानेंगे तो इसमें शिक्षक को ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि उसका कार्यभार बढ़ता है। तो ये प्रतिकूल जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि सीटेट कैसे क्रैक करें, आपने वीडियो देखा होगा, तो मैंने इस टाइप के बताए थे कि कैसे आपको हैंडल करने हैं क्वेश्चन को। तो जब प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो वो रॉन्ग आंसर होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। तो शिक्षक अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने नहीं गया है, बल्कि वो शिक्षार्थी की आवश्यकताओं यानी उद्देश्यों को पूर्ति करने गया है। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग आंसर। डी ऑप्शन शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। जब भाई शिक्षण की अधिक सार्थक योजनाएं बनाने में सहायक होगा तभी वो अवधारणाओं को जान पाएगा। तो शिक्षक के लिए अवधारणाओं को जानने में क्या होती है, अधिक सार्थक बनाने के लिए योजनाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। पहला आपका शिक्षार्थी की परिपक्वता, हाँ अधिगम को प्रभावित करती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, ये भी प्रभावित करता है, जब उत्प्रेरित होगा तभी वो आगे सीखेगा। नेक्स्ट आपका शिक्षण युक्तियाँ, ये भी प्रभावित करती हैं। और शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, भाई स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी वो रुचि लेगा, तभी वो उत्प्रेरित होगा, तभी वो युक्तियां बनाएगा, तभी वो परिपक्व होगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चारों विकल्प इसके सही हैं। तो जानते हैं ए बी और सी इज रॉन्ग आंसर, देन ए बी सी डी, तो चारों जिसमें है तो वो इज राइट आंसर। ए बी रॉन्ग आंसर, ए सी रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। सार्थक अधिगम है, सार्थक अधिगम कब होगा, सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। जो सार्थक अधिगम है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। तो सही बात है, निजी अनुभवों से अगर ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना तो ये क्या होगा, सार्थक अधिगम होगा। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर, तो ये उद्दीपक और उत्तर के बीच अगर युग्मन या सहचर किया जाए तो सार्थक अधिगम क्या सिद्ध होगा, नहीं। तो बी इज रॉन्ग आंसर। देन सी वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण, तो सी इज रॉन्ग आंसर। अगर वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण करें तब अधिगम सार्थक होगा, नहीं हो सकता। जब तक अंदर से निजी अनुभव आपकी ज्ञान की संरचनाओं के सक्रिय निर्माण न कर दें तब तक ना ही वयस्क और ना ही अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करने से आपको आ जाएगा। किसी के अनुकरण करने से आ जाता तो अधिक से अधिक लोग अनुकरण करके ही सीख लेते।
तो ऑप्शन नंबर डी, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण। अगर जो सूचना है उसका निष्क्रिय ग्रहण करोगे निगेटिव थिंकिंग के साथ तो वो अधिगम सार्थक होगा, नहीं होगा। तो बी सी डी इज रॉन्ग आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। अब नहीं ऑप्शन पे आपको ध्यान देना है। नहीं के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो आपको किस टाइप का करना होगा, तो नहीं में आपको ध्यान देना होगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं। तो नहीं पूछा गया है कि इन विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। जो प्रारंभिक कार्य है उसमें से नहीं है, ये पूछ रहा है। ये तो है भाई सिखाना कि अपने अधिगम प्रयासों का कैसे देखें और सुधार कर सकते हैं, तो ये तो बात सही है। तो इसमें पूछ रहा नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी रॉन्ग माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ये भी सही है, लेकिन ये कह रहा नहीं है प्रारंभिक कार्यों में से एक, तो ये भी रॉन्ग माना जाएगा। विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, तो ये बात सही है, शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से है एक बात, लेकिन इसमें पूछा गया शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है, तो तब भी ये रॉन्ग माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कहता है विद्यार्थियों में उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, तो ये उसमें शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है, क्योंकि आप जब प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो विद्यार्थियों में उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर और ए बी सी इज रॉन्ग आंसर। अब चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 13 कहता है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास के सिद्धांतों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए क्वेश्चन, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि विकास का अर्थ व्यापक है। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि का विकास होता है, तो इसलिए इसका मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये गुणात्मक परिवर्तन ना कि मात्रात्मक या परिमाणात्मक है। इसका अगर कहा जाए विकास कैसा है, तो विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ना ही परिमाणात्मक है और ना ही आपका मात्रात्मक है। विकास आपका गुणात्मक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग आंसर आपको पहले ही मिल गया। देन आपका विकास परिपक्व अधिगम पर आधारित होता है, तो ये बात सही है, लेकिन इसमें बताना गलत कौन सा है, कथन गलत कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। गलत पूछा जाए तो गलत पे करना है, नहीं कुछ लोग इतने उसमें रहते हैं कि आपको हेजिटेशन में कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सीटेट उनका क्रैक हो सकता है, सबका क्रैक हो सकता है, बट वहाँ पे क्या होता है कि डर बन जाता है कि ऑप्शन गलत पूछा गया तो सही कराते हैं, सही पूछा जाता तो गलत, अगर नहीं वाले पूछा गया तो है वाले ऑप्शन टिक हो जाते हैं। ये सबके साथ होता है, नॉर्मल सी बात है, तो आपको नॉर्मल सी बात को इग्नोर करना है, वहाँ पे पूरे कॉन्फिडेंस में आपको सॉल्व करना है पूरा पेपर। तो कौन सा कथन गलत है, तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक मापन हो सकता है, ये बात गलत है। तो अब ऑप्शन दूसरा विकास परिपक्व अधिगम पर आधारित होता है, बात गलत, मतलब सही है लेकिन पूछा गया गलत, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल गया। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, बात सही है, लेकिन ऑप्शन कह रहा है गलत, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, गलत आपने बता दिया पहला ऑप्शन। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों से व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अगर विकास के बारे में बात हो रही है तो बात सही है, लेकिन इसमें पूछा गया गलत ऑप्शन, सही नहीं, तो ये तीनों अगर सही पूछ लिया जाए तो विकास के बारे में आपको तीनों पॉइंट मिल गए होंगे कि विकास परिपक्व
अवलोकन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया से होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। तो ये तीनों ऑप्शन अगर पूछ लिया जाए विकास के सिद्धांत के, तो तीनों ऑप्शन अगर सही हैं तो ये तीनों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन, यानी फर्स्ट ए ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। खोज पोषण, फर्स्ट इज ऑप्शन रॉन्ग। देन आपका, क्योंकि ये जो विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध कार्यों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, अगर यहाँ पे फिलअप किया जाए खोज तथा पोषण की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। चुनौतियां तथा सीमाएं की विशिष्ट अननोन क्रिया, तो ये भी क्या होगा, ऑप्शन रॉन्ग। क्या होगा, वंशानुक्रम और पर्यावरण। 14, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अननोन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। देन स्थिरता और परिवर्तन, इसका विविध मार्गों पर निष्कर्ष के रूप में नहीं हो सकता। तो आपका ए, बी और डी इज रॉन्ग आंसर। राइट कौन सा, वंशानुक्रम पर्यावरण। एक ट्रिक मैं बताऊं आपको, अगर वंशानुक्रम पर्यावरण या वातावरण वंशानुक्रम ऐसे ऑप्शन आपको मिल जाएं तो वो आप जरूर से जरूर टिक करके आए, 100% वो श्योर सही होंगे ऑप्शन, क्योंकि वातावरण के साथ ही बालक अपने को खोजबीन करता होता है, वातावरण में ही रहकर वो सब चीज़ का सभी मार्गों में वो निष्कर्ष अच्छे परिणाम को विकसित कर सकता है। वंशानुक्रम पर्यावरण ऑप्शन आपके अधिकतर राइट होते हैं। एक आपका ट्रिक है आसानी से समझने का। तो विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में क्वेश्चन नंबर 15, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो अब सत्य पूछा गया है, गलत नहीं पूछा गया, तो इस पे सत्य और असत्य और गलत और नहीं, ये 4 ऑप्शन पे आपको फोकस करना है। तो पहली बात तो है इसमें सत्य पूछा गया है, तो विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, तो बात ये गलत होगी। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, पहला तो नहीं है, लेकिन क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये क्या होगा, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सेकंड आपका, सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, तो बात ये भी गलत, क्योंकि भूमिका होती है सामाजिकरण में आपके विद्यालय की। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर। थोड़ी नहीं होती है, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय से ही बालक के सामाजिकरण का विकास होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वो अपने सहपाठियों के साथ क्या करता है, सामाजिकरण की अन्योन्य क्रिया से रूबरू हो जाता है जब विद्यालय में बालक रहता है। तो विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपका जीन पियाजे का पूरा टॉपिक बनाया है, आप वीडियो पे जाके सीटेट के देख सकते हैं। रश्मि शुक्ला सीटेट आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा वीडियो। सीटेट से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाया है जिसमें 13 या 14 वीडियो हैं, उनको भी आप देखेंगे तो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। उस बार काफ़ी लोगों का सीटेट क्रैक हो गया 2019 में, मैंने जो बताया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो जीन पियाजे कतई मत भूलिए, सीटेट में वाइगॉस्की मत भूलिए, फ्रायड मत भूलिए। ऐसे क्वेश्चन से आपका जीन पियाजे से तो आता ही आता है। इस बार भी 2-3 क्वेश्चन आपको 2019 के सीटेट एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो जीन पियाजे आपको अच्छे डीपली पढ़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है।
तो अगर विकास के सिद्धांत के बारे में कथनों में सही कथन कौन सा है, तो सांस्कृतिक आधार के अनुसार चरणों को बदला नहीं जा सकता, इज रॉन्ग आंसर। देन आपका बी, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। तो निरंतर होता है लेकिन आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज रॉन्ग आंसर। देखते हैं अगला, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए, रॉन्ग आंसर, क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। तो ऑप्शन डी, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। तो बात सही है, अगर चारों चरणों को आप देखेंगे तो किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है संज्ञानात्मक विकास के परिप्रेक्ष्य में पियाजे के। तो अगर एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं दोस्तों, पियाजे का वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। तो पियाजे ने कहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि बच्चों में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े। तो उस बात सही है, अगर विकासात्मक चरण की बात करें तो एक ही समय पर बच्चे पर दिखाई दे पड़े ये कोई ज़रूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि विकास का क्रम आगे पीछे होता रहता है, कि कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है तो कोई बच्चा देर से, तो कोई बच्चा समझने में ज़्यादा टाइम लेता है तो कोई जल्दी समझ लेता है, अलग अलग बुद्धिलब्धि के आधार पर। तो सबका जो विकास है संज्ञानात्मक, वो बौद्धिक तार्किक क्षमताओं के आधार पर दिखाई पड़ता है, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों को विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। तो विकास के चरणों से सभी बच्चों को गुजरना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सभी चरण निश्चित व स्थिर हैं। अगर निश्चित रूप से देखें तो ये चारों चरण इंपॉर्टेंट हैं। आपको चारों चरणों के बारे में जीन पियाजे का टॉपिक चाहिए, वाइगॉस्की का टॉपिक चाहिए और कोहलर बर्ग का टॉपिक चाहिए, तो आप सीटेट बाई रश्मि शुक्ला डाल के या जीन पियाजे रश्मि शुक्ला करके बाई रश्मि शुक्ला, तो आप देख सकते हैं वीडियो में पूरा टॉपिक आपको जीन पियाजे वाइगॉस्की का मिल जाएगा। इसी प्रैक्टिस सेट में देख लीजिए 17 नंबर फिर जीन पियाजे का पूछ लिया गया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि 2-3 क्वेश्चन आपके जीन पियाजे से हर सीटेट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये फेवरेट रहे हैं सीटेट के जीन पियाजे जी। तो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि 17 नंबर क्वेश्चन दूसरों, अब इसमें संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ये पूछा गया है, तो इस पर ध्यान देते हैं। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो भाई परिदृश्य को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, इसमें कह रहा संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है, जीन पियाजे के संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। देन आपका बी, वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, तो ये भी रॉन्ग आंसर, क्योंकि वन की बात नहीं की गई है, संरक्षण के प्रत्यय की बात की गई। फिर इसमें ऑप्शन नंबर सी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। तो इसमें जो संरक्षण है किसी भी गुणधर्म को लेकर अगर कहा जाए तो ये वही रहते हैं चाहे वो बाहरी आकृतियां बदल क्यों जाएं, जो भौतिक गुणधर्म हैं आपके वही रहेंगे। जैसे आपकी अवस्था के दौरान बालक गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में क्या करता है, पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है क्रमबद्ध रूप से, तो उनके जो संरक्षण संप्रत्यय के अंतर्गत बालक यह समझने लगता है कि किसी भी भौतिक वस्तु आकृत बदल देने पर भी उसकी मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अभी इसका एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं, तो सी इज राइट आंसर। देन डी, परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, तो बात ये रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देखते हैं जीन पियाजे का। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तुत संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें से तीसरी अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता को हासिल कर लेता है। ये योग्यताएं विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता, पूर्णांश, संप्रत्ययों का उपयोग, संरक्षण संप्रत्यय के अंतर्गत बालक यह समझने लगता है कि
भौतिक वस्तु की आकृति बदल देने पर उनकी मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब भौतिक आकृतियां चाहे जितनी बदल दी जाए उनकी जैसी मूल स्थिति वैसी ही बनी रहेगी। तो संरक्षण प्रत्यय से यह तात्पर्य है जीन के। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्वर्ड गार्डनर भी हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो अगर देखते हैं मिलान करिए तो भाई देखते हैं, सबसे पहले मिलान पे देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो संगीतात्मक, तो ये किससे मिलेगा? संगीतात्मक वायलिन वादक, यानी जब संगीत होगा तो किससे होगा? वायलिन वादक से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए का कौन सा होगा? फोर्थ होगा। देन आपका भाषिक, जो भाषा है यानी भाषिक क्षमता किस पे होती है? व्यवस्था कवि में होती है, क्योंकि कवि क्या करता है? भाषिक रूप प्रकट करता है। देन आपका अंतर व्यक्तित्व, ये अंतर व्यक्तित्व जो आंतरिक व्यक्तित्व प्रकट करता है कौन करता है? मूर्तिकार करता है। फिर आपका स्थानिक आपका कौन करता है? चिकित्सक कर, वो स्थानिक आपका कौन करता है? खिलाड़ी करता है। जो स्थानिक आपकी बुद्धि का प्रकार है वो किसका है? खिलाड़ी का है। तो और आपका कौन सा है? ये चारों ऑप्शन आपके मैच हो गए। संगीतात्मक बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार मिलान किस पे होगा? संगीतात्मक वायलिन या वादक से, भाषिक कवि से, अंतर्व्यक्तित्व मूर्तिकार से, स्थानिक कवि से। तो अब इसमें देखना है ऑप्शन ए का मैंने 4 मिलाया था वायलिन वादक, तो ए में जिसमें आपको मिल गया पहले में संगीतात्मक 4 ऑप्शन, तो किसी में ए का 4 है तो 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं इसके नियर अबाउट, एक डी मिल रहा है और एक ए, तो ए का 4 है। अब दूसरा देखिए बी का कौन सा? भाषिक कवि, तो बी का सेकंड नंबर आ रहा है तो इसमें बी का सेकंड, तो ये भी मतलब दोनों ऑप्शन सेम सेम मिल रहे हैं। अब सी का देखिए तो सी का ऑप्शन अंतर्व्यक्तित्व मूर्तिकार यानी 5वें नंबर से मिल रहा है, तो ये सी का ऑप्शन फर्स्ट नंबर से, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 5वें नंबर से मिल रहा है सी को ऑप्शन, किससे? 5वें नंबर यानी मूर्तिकार से मिल रहा है, अंतर्व्यक्तित्व से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। तो आपको आशा है समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सुविधाओं का अभाव है इसलिए थोड़ा फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि कंटेंट आपको अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो। तो क्वेश्चन नंबर 19 लेव वाइगॉस्की के अनुसार देखते हैं। लेव वाइगॉस्की ने क्या बताया है? तो बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीख सकते हैं, तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर। लेव वाइगॉस्की ने किस पे बताया? भाषिक विकास पर बताया था। तो बच्चे अर्जन की युक्ति से कैसे भाषा सीख सकते हैं? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वयस्कों और साथियों से अनोन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो प्रभाव पड़ता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज। ऑप्शन नंबर सी भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। बात सही है, अगर भाषा का विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है तो ये किसने कहा? लेव वाइगॉस्की के अनुसार जो भाषाई विकास है वो मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका बहुत कम होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज रॉन्ग आंसर। अब आपका मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लॉरेंस कोहनबर्ग। ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, आप वीडियो पे जाइए और सर्च करिए बाय नेम, तो आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब डायरेक्ट मैं आंसर करा रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, बैटरी भी मेरी फ़ोन की थोड़ा डेड होने वाली है, इसलिए दोस्तों मैं सब कुछ शेयर करती हूँ अपने दोस्तों से, क्योंकि यूट्यूब में मैं कोई यूट्यूबर की हैसियत से नहीं बल्कि आपकी फ्रेंड की हैसियत से हूँ, आप लोगों के प्यार और सम्मान की हैसियत से हूँ, और मेरा मकसद कुछ नहीं है क्योंकि आपको लॉकडाउन में थोड़ी सी हेल्प कर देना,
में मुझे खुशी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। बात सही है। अगर इसमें कोई अंतर करने को आ जाए तो कोहलबर्ग ने किसके सिद्धांतों को दोहराया है? पियाजे के। तो अगर इसमें समानता की बात आती है कोहलबर्ग की और पियाजे को, तो इनकी सैद्धांतिक रूपरेखा पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है। ठीक है, तो इसमें आलोचना की जाती है कि नैतिक जो तर्क हैं, नैतिक तर्क के सिद्धांत, उसमें कोहलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है यानी रिपीट किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अगर शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं को ध्यान देगा तो उसके अलावा वो अवधारणाओं को भी समझेगा, उस पर भी आकलन करेंगे। तो शिक्षक का धर्म है कि चिंतन की प्रक्रियाओं पर भी ध्यान दे शिक्षार्थी के और उनकी अवधारणाओं को भी समझे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है? तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। जब बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक पर पूरी तरह केंद्रित है तो उसमें उनके अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना होगा। क्या होगा? बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना होगा। ऑप्शन सी इज राइट। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपको मैंने चारों एक्सप्लेनेशन करते हैं तो चारों एक्सप्लेनेशन करें या ना करें, आपको डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करें, तो ये भी कमेंट में बताइए सीटेड में। क्योंकि कुछ लोग बोर हो जाते हैं कि चारों ऑप्शन मैं एक्सप्लेन करने लगती हूँ कि चारों में से रॉन्ग कौन सा, राइट कौन सा है। तो मैं सिर्फ राइट बताया करूँ और क्वेश्चन के साथ सिर्फ राइट आंसर बताया करूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए दोस्तों, और कितने सही हो रहे हैं ये भी बताइए, क्योंकि ये सॉल्व पेपर है आपको तो पहले से आंसर आपको दिख जाता है। तो ऑप्शन नंबर 22 हो गया। ऑप्शन नंबर 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेता है। मतलब वाइगोत्स्की और पियाजे में समानता की बात है। अभी मैंने बताया था कोहलरबर्ग वाला क्वेश्चन, देखिए उसमें कोहलरबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया है, ये बात एकदम राइट है। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों में आलोचनात्मक ढंग से कोहलरबर्ग का और समानता की दृष्टि से, अगर पियाजे और वाइगोत्स्की का समानता की दृष्टिकोण से अगर वर्णन पूछ लिया जाए तो दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। जो बच्चे की भाषा है उससे विचार जन्म लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन देखते हैं। ये विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? मतलब अपने पिता की बात क्यों नहीं मानती हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन क्या है? ये किसको दर्शाता है? जब लड़के और लड़की में भेद करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो आपको आंख बंद करके, मैंने 3-4 आपको टिप्स दिए होंगे सीटेड में, कई बार बताया है, तो उसमें क्या होगा? लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसमें क्या होता है? रूढ़िबद्धता धारणा आ जाती है, क्योंकि लड़की और लड़कों में भेद करने का यानी रूढ़िबद्धता धारणा आ जाती है। तो ऑप्शन हमेशा रूढ़िबद्धता पे ध्यान देना, क्योंकि समानता का अधिकार इसमें नहीं दिया जा रहा है, इसमें भेद किया जा रहा है कि तुमसे शादी कौन करेगा? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी। तो लड़के और लड़की में फर्क किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। तो लैंगिक पूर्वाग्रह वाले
क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सिमिलरिटी नहीं दिखाई गई तो उस पर ऑप्शन करिएगा। और दूसरा ऑप्शन रूढ़िबद्धता धारणा आ जाए अगर लड़की और लड़के वाले क्वेश्चन में, तो ये वाले मैथ में भी मिलेंगे आपको, एनवायरनमेंट में, किसी भी आपके पेडागोजी से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट में मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा क्योंकि हर बार पूछा जाता है इससे। तो क्वेश्चन नंबर सी इज राइट आंसर 24 का। 25 देखते हैं, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो आकलन आप देखते हैं, आकलन के बारे में, जो आकलन आप करते हैं तो उसके बारे में पहला ऑप्शन है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तद अनुसार उन्हें ठीक कर सके। तो बात ये बिल्कुल सही है क्योंकि विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि उनकी कहाँ पे कमी रह गई, रिक्तियों को देख सकें और शक्तियों की कहाँ उनकी अच्छा प्रदर्शन है और कहाँ पे उनका थोड़ा कमी रह गई। तो इसको शिक्षक अगर तदनुसार उन्हें ठीक कर सके तो विद्यार्थी एक कुशल विद्यार्थी बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बी, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन हो, तुलना करके आकलन नहीं किया जा सकता। तो ये बी इज राइट नहीं होगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सी देखते हैं, आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। सही बात, स्मरण शक्ति का ही नहीं, उनका बोधन यानी उन्होंने बोध क्या किया, अनुप्रयोग और अनुप्रयोग क्या किया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, और डी भी देख लेते हैं। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संसार न हो। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग आंसर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और सी आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए और सी इज राइट आंसर। ए और सी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन स्किप मत करिएगा दोस्तों क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस सेट लीजिए। जिसके पास नहीं है उसके लिए तो बेनिफिट है, जिसके पास है तो थोड़ा उसे वीडियो देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 26, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्योंकि आंसर मैं जल्दी से कर दूं, कुछ लोग बोर हो रहे होंगे क्योंकि 50 मिनट हो चुके हैं। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो जो अधिगम यानी शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को, जिसमें समस्याएं होती हैं, वंचित बालक होते हैं, जो समावेशी शिक्षा जिसमें सबको दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित सबको साथ में लेकर अगर शिक्षा ग्रहण कराई जाए तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के लिए व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कहा गया कि जो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसमें जोड़ा गया है कि जो शिक्षार्थी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में के प्रावधान के साथ जो विद्यार्थी है उनके व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देन 27, जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहां एक प्रभावी शिक्षक। जब किसी भी पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आ रहा तो वहां एक प्रभावी शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्योंकि सांस्कृतिक जानकारी अनदेखी करेगा, उसको शिक्षक को ये नहीं पता होना चाहिए कि सांस्कृतिक जानकारी अनदेखी करेगा कि वो किस सांस्कृतिक विरासत से आया है, कहाँ से आया है, कैसे माहौल से, उसको समानता के साथ लेकर चलना है। चाहे जो विद्यार्थी हो, किसी भी जाति धर्म या किसी भी
समुदाय से हो उसे अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। जैसे सभी विद्यार्थियों के साथ वो व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही व्यवहार करेंगे शिक्षक, अगर वो कहीं से भी आया हो, किसी भी पृष्ठभूमि से। ये नहीं कि वो किसी मंत्री का बेटा है तो उसे मंत्री वाली फैसिलिटी दें और उसमें विभिन्नता करें बाकी बच्चों के साथ, क्योंकि बताया गया है शिक्षक का धर्म है कि समानता का व्यवहार प्रदर्शित करें। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि वो अनदेखी करेगा कि कौन है कहाँ से, सिर्फ उसको मतलब है समान व्यवहार से, सर्वमान तरीके से। जैसे सभी विद्यार्थियों को वो एक जैसे व्यवहार के एक जैसे नजरिए से देख रहे हैं, वैसे ही दूसरे विद्यार्थी को जो अलग विविध पृष्ठभूमि से आए हुए हैं उनके साथ भी व्यवहार करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 28, निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। अब इसमें देखना है आपको, सही वर्णन पे मिलान कीजिए। तो सबसे पहले अगर देखते हैं कि समीप दूराभिमुख दिशा, समीप दूराभिमुख दिशा ABC है, इधर भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। तो अगर समीप अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन विभिन्न बच्चे से भिन्न भिन्न दर से बढ़ते सिर से पैर तक। तो अगर देखो पहले ऑप्शन बी देखते हैं, सिर पदाभिमुख दिशा, पदाभिमुख दिशा सिर से लेकर पैर का क्रम। तो ऑप्शन नंबर बी किससे मैच करेगा, सेकंड से। अगर किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी में भिन्न हो सकती है, तो अंतर व्यक्तित्व भिन्नता किससे मिलेगी, इससे ऑप्शन नंबर सी से, क्योंकि अंतर व्यक्तित्व भिन्नता कब मिलेगी, जब अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरी क्षेत्र में होता है। समीप देशाभिमुख विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, वहां पे थोड़ा इधर भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर पहला देखेंगे समीप देशाभिमुख दिशा, तो ये किससे मैच करेगा, आपका शरीर के केंद्र से। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन आंसर एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है, क्योंकि इसमें वहां पे जाना मुश्किल है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो समीप देशाभिमुख दिशा है वो शरीर के केंद्र तक जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, शरीर के केंद्र तक जाएगी। तो डायरेक्ट मैं एक्सप्लेनेशन देखती हूँ, ऑप्शन मैच है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, ए का फोर्थ और बी का सेकंड और सी का फर्स्ट एंड डी। तो पहला ऑप्शन है समीप दूराभिमुख दिशा, तो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर रहेगी। सिर पदाभिमुख, सिर से पैर का क्रम। और आपका हो जाएगा नेक्स्ट अंतर व्यक्तित्व भिन्नता, विभिन्न बच्चे से भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है, एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में क्या हो सकती है, भिन्न। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि मैच नहीं होना पा रहा था, नहीं तो मैं बता देती, दूर था थोड़ा इधर ऑप्शन उधर। तो नेक्स्ट आपका 29 क्वेश्चन नंबर, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान और संवेग के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जो संज्ञान होगा तभी संवेग होगा, तो यानी एक दूसरे के पूरक कह लिया जाए, तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आप ज्ञान करेंगे तो आपके अंदर संवेदनाएं यानी संवेगात्मक विकास भी होगा संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कौन, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं, मतलब एक दूसरे से संपर्क में जुड़े हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर 29 का। 30 नंबर, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। अगर सहयोगी अधिगम की बात हो, समवयस्कों से सीखने की बात हो, तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भाई अगर सहयोगी समावेशी कक्षा में कोई अगर सहयोग अधिगम दे, सहयोगी अधिगम एक दूसरे का सहयोग करे, समवयस्क अपने समवयस्कों के साथ सीखे, तो इसमें क्या करना चाहिए भाई, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे समवयस्कों का स्वीकार्यात्मक बढ़े, जिससे उनमें स्वीकार करने की क्षमता को बढ़ावा मिल सके।
तो इसमें निरुत्साहित, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। केवल कभी कभी प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि सहपाठियों में तुलना बढ़ावा देता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और आपका ये ऑप्शन हो जाएगा कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों से क्षमता के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, ये भी रॉन्ग। तो ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, आपका सी और ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, स्वीकार्यता बढ़े। तो दोस्तों आपको समझ में आया हो तो, क्योंकि मैंने आपका 1 घंटे का समय लिया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करिए इसी तरह सीटेट की अच्छी क्लास कंटेंट पाने के लिए। और दोस्तों क्योंकि सीटेट की क्लास आपको बहुत ही रेयर केस में मिलती है, क्योंकि बोर्ड में भी हम अगर सीटेट को बताएं तो बहुत लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए मैंने स्क्रीनिंग की हेल्प ली है दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए दोस्तों। सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, और सारे वीडियो को मेरे सीटेट के देखिए, आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। आशा है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गैस, बाय बाय, टेक केयर।